चलो द्रव के सामान्य गुण में हम लोग कहाँ पढ़ते? वाष्पन में थे। वाष्पन बताए थे, है ना। किसी द्रव का कमरे के ताप पर, किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। किसी द्रव का वाष्प बन करके, है ना, द्रव का वाष्प बन करके वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जैसे बताए थे, थाली में पानी रखोगे, थोड़ा एक दो धो करके लाते हो, थाली धो करके लाते हो, कुछ देर हवा में छोड़ने के बाद देखते हो कि पानी क्या हो गया है? गायब हो गया है। पानी गायब कैसे हो जाता है? वाष्पन के द्वारा। पोखर, थिथला पोखर देखा होगा, जो कम गहरा रहता है। छिछला पोखर जो कम गहरा रहता है, यानी जो ज़्यादा गहरा नहीं रहता है, उसमें का पानी देखता होगा 1 महीना में, 2 महीना में क्या हो जाता है? पानी कितना रहता है वो सब क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो पानी कहाँ चला जाता है? वाष्पन के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। चाहे बोर्डिंग से पानी पड़ाता है, चाहे बारिश होता है तो देखता है खेतों से में पानी रहता है, और कुछ दिन के बाद देखिएगा उस खेत में पानी नहीं है। तो पानी कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। अब इसके ऊपर कुछ कार्यकलाप है। क्या है? कार्यकलाप। कार्यकलाप कहने का मतलब होता है जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, उसका क्या करके देखना है? प्रयोग करके देखना है। क्या करके देखना है? प्रयोग करके कि ऐसा सचमुच होता है या नहीं होता है। इसी को कहते हैं कार्यकलाप। जैसे देखिए, एक घड़ी कांच पर, घड़ी कांच जानता है ना, घड़ी किस शीशा पर, घड़ी जो पहनता है उस पर थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड लेकर खुली वायु में छोड़ दे। कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड घड़ी की कांच पर से गायब हो गया है। और दूसरा कार्यकलाप देखो, स्टील की थाली में। किसकी थाली में? हम लोग जिसमें खाना खाते हैं वो ज़्यादातर स्टील की थाली ही रहता है। तो स्टील की थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड, देखो स्टील की थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। देखो इसको कहते हैं नमक को। सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? नमक को। सोडियम क्लोराइड देखा है कि नहीं देखा है? बताओ तो, देखा है कि नहीं देखा है? सोडियम क्लोराइड देखा है कि नहीं? डेली प्रयोग करता है। नमक का प्रयोग करता है नून, सब्जी में धरता है, खाता है ना, गर्म पानी में धरता है। उसी नून का नाम है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। जो हम लोग नमक खाते हैं उसी को कहते हैं रसायन में सोडियम क्लोराइड। समझ गया? तो एक स्टील की थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का जलीय विलयन ले। कौन विलयन ले? यानी वही नमक के हल्का जल में मिला ले, हल्का जलीय विलयन यानी जल में मिला ले, और थाली को गर्म करे। और थाली को क्या करना है? गर्म करना है। कुछ समय के बाद थाली का जल गायब हो जाता है। थाली का जल क्या होता है? गायब हो जाता है, और थाली में सोडियम क्लोराइड अवशिष्ट बच जाता है। देखो, एगो थाली में हल्का नमक और पानी के घोल, नमक और पानी के जलीय विलयन कहना मतलब नून पानी, मिलल नून पानी लेके धर एक कढ़ाई में, ठीक है, और गरम करता। हल्का देर के बाद देखिएगा जल इसमें से उड़ गया है और नमक तुम्हारा बचा रह गया है। समझ गया? जिस प्रकार से चीनी में बताए थे, चीनी पानी को गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा और चीनी उसमें बच जाए। उसी प्रकार से नमक पानी को गर्म करोगे मिला करके तो पानी उड़ जाता है और नमक
वाष्पन क्रिया की व्याख्या। वाष्पन क्रिया की व्याख्या। हम जानते हैं कि द्रव के कण, किसके कण, यानी द्रव के छोटे छोटे कण अनवरत गमन करते तथा परस्पर टकराते रहते हैं। जल के जो कण होते हैं ना, द्रव के जो कण होते हैं क्या होते हैं, हमेशा उसमें गतिमान रहते हैं। जैसे अभी थोड़ा खत्ता पानी है, चाहे थाली में पानी रखा रहता है, चाहे गिलास में, तो उस गिलास में क्या होता है, जल के जो कण है लगातार अपने आप क्या करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और एक दूसरे से टकराता रहता है, परस्पर यानी एक दूसरे से। वायु में खुला छोड़ देने पर, कहाँ खुला छोड़ देने पर, वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते हैं। वो केकरा साथ टकराई है, वायु के भी जो कण है, हवा के जो भी कण है, उनसे भी टकराता है ना। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले, ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है, द्रव की सतह वाले, देखो गिलास में अगर पानी रखा है ना, तो द्रव की सतह वाले, देखो ये हमेशा इसमें गति करता रहता है, चाहे थाली में रखो तो थाली में ही हमेशा क्या रहता है, गति करता रहता है, चाहे कठौता के पानी में, चाहे कुछ में क्या करता रहता है, गति करता रहता है। और इसके कण एक दूसरे से क्या होता रहता है, टकराता रहता है। और क्या होता है, अगर तुम इसको खुला वायु में छोड़ देते हो, जैसे हम लोग अभी खुला वायु में है ना, खुला वायु में है, खुला वायु चाहे बहरा रोड तोड़ पर सब जहाँ हवा बिहार बही खुला वायु, ठीक है, खुला वायु में छोड़ दी तो द्रव के सतह के कण, कहाँ के कण, ये भीतरी के पानी के ना, ऊपर का जो पानी है, इस एकर सतह के जो कण है तरीके में केना टकराए, पानी हवा ऊपरिए में है न जाते, तो ऊपरिए के ना कण टकराते, भीतरी में पानी जाते न जाते। तो द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते। ऊपर का जो पानी के ऊपरी जो द्रव के कण है वो कथी करे, एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त कर लेता है। जैसे तो हल्का धीरे धीरे चले जाए, तोरा कोई धकेले लगता हो तो कितने का एनर्जी मिल जाए, ज़्यादा मिल जाता है। देखिए ठेला वाला धीरे धीरे चलता रहता है तो मोटरसाइकिल वाला से पीछे से लात लगा के ठेलित रहे, तो ओकरा कथी मिल जाए, एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल जाए। जैसे तुम लोग चल रहा है, अगर कुत्ता चहटने लगे तो तुम लोगों को क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है, चाहे अपने आप आ जाए ऑटोमेटिक में, इमरजेंसी में स्टोर रहे है। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है और इसके सतह ही जो है ऊर्जा यानी एनर्जी चाहे ताकत समझ ले, ऊर्जा यानी एनर्जी चाहे ताकत समझिए, इसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है यानी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। द्रव के जो भीतरी के कण है इसका आकर्षण ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका जो ऊपर का जो पानी का जो द्रव का कण है वो भीतरी की ऊर्जा से अधिक हो जाए और इसके कारण इसका जो है ना क्या होता है, आकर्षण बल समाप्त हो जाता है। कौन बल, अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या हो जाता है, यानी एक दूसरे से जोड़े रहने की क्षमता इसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ऊपरी का जो जल के कण है फलतः सतह को छोड़ करके यानी ऊपर का चीज के छोड़ के वाष्प में परिवर्तित होकर के वायु में चले जाते। ऊपरी के जो पानी है ना, ऊपरी के पानी देखो हवा के कण के साथ मिलकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है और नीचा के रह जाता है। धीरे धीरे नीचका भी जैसे जैसे ऊपरी के उड़ी रहती तरका ऊपरी अभी तरह है, तो वैसे वैसे कर कर के सभी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे कटोरा में पानी रखो और पानी में रख करके छत पर चाहे खुला हवा में रख दो तो सबसे पहले कहाँ का पानी उड़ेगा, ऊपरी में के कि नीचे में के, ऊपरी पर जो सतह पर पानी होगा उसको हवा क्या करेगा, एक एक करके उड़ा ले चल जाएगा, समझ गए। अब उसके बाद है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण यानी वाष्पन को कौन कौन कारण जो है प्रभावित करता है। सबसे पहला है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति यानी द्रव का स्वभाव। जैसे देखो एक कटोरा में पानी रखो और एक कटोरा में मध रखो, सबसे पहले कौन चीज उड़ेगा, पानी उड़ेगा। कैला इतना सेंस तो है कि पानी उड़ेगा, मध नहीं उड़ेगा। कैला कि मध के जो कणों के बीच होगा आकर्षण बल क्या होगा,
ज़्यादा होगा और उसके कण जो है एक दूसरे के साथ मजबूती से पकड़े रहते हैं। तब ना देखता है पानी उठाएगा तो फट फट जो ठोपे ठोपे गिर जाएगा और मध उठाएगा तो लड़ी लगा रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक कटोरा में तेल रखो, एक कटोरा में पानी रखो, तो कौन सबसे पहले उड़ेगा? है पानी। तेल काला नहीं उड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कथी है, तेल के कणों के बीच ज़्यादा मजबूती से बंधा रहता है। ये कॉमन सेंस है। काला उड़ता है, समझ गया है। अभी आगे काला देखो, जैसा द्रव रहेगा ना, देखो जैसा द्रव रहेगा, जिस प्रकार का लिक्विड रहेगा उसी प्रकार से क्या होगा? उड़ेगा। आंधी बह रहा है तो सबसे पहले हल्का पनी उनी उड़ती कि भारी? हल्का उड़ेगा, समझ गया। तो वही है, द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है, द्रव का जो है क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है, कम रहता है, उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, ईथर का क्वथनांक, देखो ईथर का क्वथनांक, ईथर का क्वथनांक है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जिस पर खौलने लगता है, ईथर का क्वथनांक है 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक यानी पानी कितना डिग्री पर खौलने लगता है? 100 डिग्री पर। ईथर कितना डिग्री पर खौलने लगेगा? 34 डिग्री पर। तो इसका तो क्वथनांक कम हुआ, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। तो कौन सबसे पहले उड़ेगा? ये कमजोर का जो है, ये जल्दी खौलने लगता है, से कौन? ईथर पहले उड़ेगा। समझ गया? ईथर का क्वथनांक उदाहरण के लिए ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अतः जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए ईथर पहले उड़ जाएगा। समझ गया? दूसरा कार्यकलाप देखो, एक परख नली में 5 ml ईथर, 5 ml ईथर और दूसरी परख नली में 5 ml जल लेकर, दो परख नली लेना है। परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एगो में 5 ml लेना है ईथर, कौन सी? एगो में लेना है 5 ml जल। दोनों को खुला हवा में छोड़ देना है। आप पाएंगे कि ईथर थोड़ी ही देर बाद वाष्पित हो जाता है। पता चलता है कि ईथर तनके देर में वाष्प में बदल जाता है, जबकि जल अभी भी बचा रहता है। जल बचले रहता है, ईथर का हो जाता हो, उड़ जाता। और देख वाष्पन और भी हो चीज, पेट्रोल जानी छी, पेट्रोल हाथ में भिगा के निकाल आ तनके देर में उड़ जाए। तू सोचबे कि कपड़ा से पोछे छी, वो अपने आप कथी होइ छै? उड़ जाए छी। कैला कि वो ज़्यादा उड़नशील होइ छै, बोला टाइल होइ छै ज़्यादा। पानी में हाथ निकाल, पानी में हाथ लगा के निकालू, जल्दी न सूखतो। आदि पेट्रोल में हाथ लगा के निकाल, पेट्रोल कथी हो जल्दी हो। चाहे एगो शीशी में, चाहे बोतल में, चाहे कटोरा में, एक कटोरा पेट्रोल धर आ एक कटोरा पानी धर, देखिए पेट्रोल तनके देने में कथी हो जाता हो? उड़ जाता हो। कला उड़ जाता है, क्योंकि वो वोलाटाइल होता है, यानी उड़नशील होता है, उड़ने वाला होता है। गैस देखी छे, गैस में उड़े रही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आई में अगर एगो पानी के भर देवे आ एगो गैस रहे तो एक न जाती तो पानी फेंकता हो, नहीं फेंकाएगा। आ देता है जबते कथी हो फुट दीवार उड़े लगे छै। समझ गए? जो तुम स्टोव से जलाते हो वो भी क्या होता है? उड़ता है, लेकिन उसे पहले से तुम लगा दिए रहते हो आग, तो जो निकलता है वो जल जल करके उड़ता है। और ना भी जलाएगा तो यूँ उतने उड़ेगा, लेकिन वो जलेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद है द्रव का ताप। किसका ताप? द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा, द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतनी ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। देखो द्रव जितना गर्म रहेगा, द्रव जितना गर्म रहेगा वो जल्दी ही उतना क्या होगा? वाष्पित होगा, यानी वाष्प बन करके उड़ेगा। जैसे देखो ठंडा पानी जल्दी उड़ेगा, देखेगा जाड़ा में जल्दी पानी नहीं उड़ता है और गर्मी में उड़ जाता है। गर्मी में पानी गर्म रहता है तो गर्म चीज़ जल्दी उड़ जाता है। इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर, किस ताप पर? यानी ज़्यादा गर्म पर द्रवों का औसत वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। देखो
पानी को यदि तुम गिलास में रखे हो और वैसे ही रखे हो तो इसका गति कम रहता है, स्पीड क्या होता है, कम रहता है। और इसको गर्म करोगे ना तो इसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। वही करा है। अतः द्रव की सतह वाले कणों का द्रव से निकल जाना आसान हो जाता है। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है, द्रव का वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। देखो, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना बड़ा रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। देखो, इतने पानी तुम गिलास में गर्म करो, अब पूरा उड़ाना है, और इतने पानी तुम ना कढ़ाई वाला में गर्म कर, इतने पानी हो में धरे के हो तो कौन में के पानी जल्दी उड़ता है, कढ़ाई में के। क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना ही है। इसका कम है तो कम उड़ेगा, इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा उड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गया। द्रव की सतह का क्षेत्रफल अधिक रहने से, अधिकाधिक द्रव के कण सतह पर आकर वाष्प में परिवर्तन होने लगता है। काला इतना लेट से होता है बताओ तो। देखो, इसको उड़ने के लिए कम जगह मिला है, इसको उड़ने के लिए ज़्यादा जगह मिला है, ज़्यादा जो पानी ऊपरी है ना सतह पर, इसमें कम पानी ऊपरी है तो इसमें कम उड़ता है, इसमें ज़्यादा पानी ऊपरी है तो ज़्यादा उड़ जाता है। यही कारण है कि बिना लपेटा हुआ भीगा हुआ वस्त्र लपेटे हुए भीगे हुए वस्त्र की तुलना में जल्दी सूख जाता है। देखो, कपड़ा तुम पसारते हो तो इतना चौड़ा पसारी है ना, इतना से पसारता है चौड़ा में, तो इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा जगह क्या कर लेता है, छेक लेता है, जिसके कारण इस पर का पानी जल्दी से सूख जाता है। और इसी कपड़ा को मोड़ करके लपेट करके ऐसा ही पसार दो तो ये क्या होगा, जल्दी सूखेगा नहीं, सूखेगा। काला नहीं सूखेगा क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है, यानी जल की जो सतह है कम है ऊपरी वाला में, इसका क्या है पूरा ज़्यादा है, तो इस सब पर से जल्दी उड़ जाए। समझ गया। सोच ले, को एगो यही गेट में है निकलती आदमी सब, एगो ये पूरा समोसा गेट में है निकलती, तो कौन में है जल्दी निकल जाती, फैल वाला में से। तो वही बात है। और उसके बाद है वायु का वेग, वायु के स्पीडों पर निर्भर करे, समझ ले। वायु का देख, गर्मी में वायु की चाल ज़्यादा रहे, स्पीड ज़्यादा रहे, कपड़ा पर के पानी के देखो जल्दी उड़ा के ले जाए। जरा में स्पीड कम रहे तो ना ले जाए, देखो कपड़ा 2 दिन तक ले 3 तक ले सूखते ना रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा है वायु का वेग, यानी वायु का स्पीड, हवा का स्पीड। हवादार स्थान पर, किस स्थान पर, हवादार स्थान पर जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है, जहाँ वायु का वेग यानी हवा की स्पीड जहाँ ज़्यादा रहता है, द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। द्रव जो है, पानी जो है जल्दी वाष्प में बदलता है। इसका कारण यह है कि द्रव के वाष्प के कणों के वायु तेजी से बहा ले जाती है। उसके बाद फिर कार्यकलाप है। कार्य देखो, चाइना मिट्टी के बने एक प्लेट में, कौन मिट्टी के, चाइना जानता है, ड्रेसिंग टेबल पर जो देखो बिस्कुट उस्कुट रहुआ तो उसके खाए लग दी छो। चीनी मिट्टी के बना हुआ उजरका बर्तन उर्तन रही छो डिजाइन वाला, एगो स्टील के रही है, एगो कप भी देख लो एबे, समझ गए। तो चीनी मिट्टी यानी चाइना मिट्टी के बने एक प्लेट में 5 ml पेट्रोल ले, कितना ml पेट्रोल लेना है, 5 ml। इसे चलते हुए एक विद्युत पंखे के नीचे रख दे। एकरा कहाँ रख देवे के है, विद्युत पंखा, यानी जो पंखा चलित रहे ओकरा नीचा रख दे। फिर दूसरा प्लेट में भी 5 ml पेट्रोल लेकर एक ऐसे कमरे में रख दे जहाँ कोई पंखा न, तो ऐसा कमरा में रख दे जहाँ कोई पंखा ना हो। आप देखेंगे कि पंखे के नीचे रखा हुआ पेट्रोल, पंखा के जो नीचा जो पेट्रोल रखा रहता है वो अधिक जल्दी से वाष्पित हो जाए, यानी हवा में उड़ जाता है। चलो, उसके बाद है आर्द्रता। कौन सी है, आर्द्रता।
आर्द्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। देखो अभी हम 8वां गुण ही पढ़ रहे हैं, वाष्पन। क्या पढ़ रहे हैं? वाष्पन के ही अंदर क्या वो चीज़ पढ़ रहे हैं? द्रव की प्रकृति, द्रव का ताप, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु का वेग, और इसी में अब 5वां है आर्द्रता। क्या है? आर्द्रता। देखो वाष्पन के वेग पर, किसके वेग पर? वाष्पन है, बाद में उतारना। वाष्पन के वेग पर यानी वाष्पन की स्पीड पर, वाष्पन समझता है ना, द्रव का भाप बन करके उड़ना, उसके स्पीड यानी कितना जल्दी द्रव जो है वाष्प बन के उड़ेगा, इसके वेग पर जो है वायुमंडल की आर्द्रता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसका काफ़ी प्रभाव किस पर पड़ता है? वाष्पन के वेग पर। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता क्या है? देखो वायु में उपस्थित, किसमें उपस्थित? वायु में उपस्थित यानी हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। जारा में देखेगा हवा में जो है जल की जलवाष्प की मात्रा क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। देख रहा है हवा अति जारा में पानी जैसा न रही हवा, मूरी भी जाता हूँ, कपड़ा भी जाता हूँ, देह भी जाता हूँ, हवा में पानी के कण उड़ित रही है, ओकरे कैसी कौन चीज? जलवाष्प। तो वायु में उपस्थित, किसमें उपस्थित? यहाँ याद रखने वाला है, परीक्षा में पूछेगा आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। किंतु एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर यानी फिक्स ताप पर वायु में जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की अधिक से अधिक एक निश्चित मात्रा ही उपस्थित रह सकती है। लेकिन देखो ये वो निश्चित ताप पर यानी अभी भी जलवाष्प की मात्रा है गर्मी में, लेकिन अभी ताप ज़्यादा है, तो इसका निश्चित है कि अभी के समय में कितना जलवाष्प रहेगा हवा में। जारा में कम ताप रहता है धरती का, तो उसमें देखिएगा जलवाष्प की मात्रा क्या रहती है? अधिक रहती है। जितना ताप ज़्यादा रहेगा उतना हवा में है जो जलवाष्प की मात्रा कम रहेगी। जितना ताप कम रहेगा वहाँ की हवा में जलवाष्प की मात्रा उतनी अधिक रहेगी। जैसे जहाँ पर अभी ठंडा होगा तो वहाँ की जो हवा होगा उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। लेकिन जितना जहाँ गर्मी होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा, वहाँ की हवा में जलवाष्प की मात्रा उतनी ही कम होगी। पृथ्वी पर यह अधिकतम मात्रा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। पृथ्वी पर है ना, धरती पर जलवाष्प की मात्रा जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी यहाँ कम है, लेकिन जहाँ ठंडा पड़ता होगा वहाँ ज़्यादा होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वायु में एक निश्चित ताप पर, जब वायु में एक निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस ताप पर सामान्यतः उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से अधिक रहती है, तब वायु आर्द्र कहलाती है। दूसरे शब्दों में क्या करा है, हम कह सकते हैं कि जब वायु में, जब हवा में एक निश्चित ताप पर यानी वो फिक्स टेम्परेचर पर, कितना डिग्री फिक्स हो सकता है, उस निश्चित टेम्परेचर पर उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जो है उस ताप पर क्या कहलाती है? सामान्यतः उपस्थित उस ताप पर सामान्यतः उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से अधिक रहती है, तब वायु आर्द्र कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वायु में एक निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस ताप पर सामान्य उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से अधिक रहती है, तब वायु आर्द्र कहलाती है। इसके विपरीत जब उस ताप पर वायु में सामान्य मात्रा से कम जलवाष्प अधिक उपस्थित रहता है, तब वायु शुष्क कहलाती है। अभी का देखो, एक निश्चित तापमान पर
जितना जलवाष्प होना चाहिए उससे कम है, तो अभी की जो हवा है इसको क्या कहेंगे? शुष्क कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क। क्या कहेंगे? शुष्क। शुष्क कहने का मतलब ड्राई, सूखा हुआ। अभी का हवा है सूखा हुआ। जाड़ा में इस हवा में क्या रहता है? आर्द्र रहता है, समझ गया? तो उसको कहते हैं ह्यूमिड। ह्यूमिड। जाड़ा में जितना रहना चाहिए जल वाष्प उससे ज़्यादा रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या है? पंखा चला है तो चलिए एक चीज खत्म कर लेते हैं तो चलाते हैं। आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन कम होता है। देखो आर्द्र वायु में, किस वायु में? आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है। यानी जाड़ा में जब पानी गर्म करोगे तो वो क्या होगा? उसका वाष्पन कम होगा। जबकि शुष्क वायु में, सूखा हुआ वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है। इसीलिए देखेगा भीगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है। भीगा हुआ कपड़ा जो है, अभी शुष्क वायु है, गर्मी का वायु कैसा होता है? शुष्क यानी सूखा हुआ। तो भीगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है, यानी जल्दी से सूख जाता है। जबकि आर्द्र वायु में, जाड़ा में यही वायु कैसा रहेगा? आर्द्र यानी नमी वाला रहेगा। तो आर्द्र वायु में सूखने के लिए यह अधिक समय लेता है। उसके बाद देखो वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। जब भाप बनता है कोई चीज़ तो क्या उत्पन्न होता है? ठंडक। ठंडक माने ठंडा होता है। वाष्प क्या रहता है? भाप क्या रहता है? ठंडा रहता है।